हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो इसमें लास्ट हमने बूम तक कवर करा था। आज हम रिसेशन से शुरू करेंगे और इसके साथ साथ ग्रोथ रिसेशन एंड डबल डिप रिसेशन ये दोनों टॉपिक करके इसको ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही चैप्टर 7 भी हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रिसेशन से। अब रिसेशन क्या है? रिसेशन ऑलमोस्ट डिप्रेशन के साथ मिलती जुलती टर्म है। दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क है। अब डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में चीज़ें ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन रिसेशन में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। तो रिसेशन क्या हो गया? रिसेशन एक तरह का डिप्रेशन की ही माइल्ड फॉर्म हो गई। डिप्रेशन की जो माइल्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं रिसेशन। तो डिप्रेशन से पहले क्या आता है? रिसेशन आता है। पहले रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो वही रिसेशन जो होता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम रिसेशन को टाइमली हैंडल नहीं करते, रिसेशन की जो कंडीशंस होती है उसको हम ध्यान से नहीं हैंडल करते, तो वही जो रिसेशन होता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूएस में जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे ना, जो फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम पे यूएस में आए थे 2008 के टाइम पे, तो वो क्या थी? उससे आने से पहले रिसेशन आया था, रिसेशन के बाद में वही रिसेशन जो क्या था वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था। राइट तो इसके अलावा उस टाइम पे सारे के सारे, अब यूएस में तो आए थे सब प्राइम क्राइसिस, इसके साथ साथ यूरो अमेरिका इकोनॉमी में भी सीवियर रिसेशन आया था उस टाइम पे। पहले क्या आया था? रिसेशन आया था। रिसेशन के बाद वही जो रिसेशन था वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था। अब रिसेशन के मेजर ट्रेड्स क्या होते हैं? अब रिसेशन और जो डिप्रेशन है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, रिसेशन एंड डिप्रेशन में। अब रिसेशन के मेजर ट्रेड्स क्या है उसको हम देखते हैं। थोड़े बहुत तो डिप्रेशन के साथ मिलते हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स जो है डिप्रेशन के वो रिसेशन में नहीं होते। बाकी ऑलमोस्ट सारी जो कंडीशंस है वो सिमिलर होती है। तो एक बार हम रिसेशन में देख लेते हैं कि रिसेशन में क्या क्या होता है। रिसेशन में चीजों की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जनरल फॉल इन डिमांड। अब देखो, अगर डिमांड कम होएगी तो डिमांड कम होने के साथ साथ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम हो जाती है। ठीक है, डिमांड कम हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम हो गई। अब डिमांड कम होएगी तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज है। अब चीजें मार्केट में 10 पेन आ गए, ठीक है। अब पहले अगर इन्हीं 10 पेन की डिमांड ज्यादा होएगी तो इसका रेट भी ज्यादा होगा। अगर इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो इसका रेट कम हो जाएगा। सपोज 10 पेन आए हैं और 10 पेन का कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज इसकी कॉस्ट है। एक पेन 10 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, 10 पेन है, अगर इसकी डिमांड 15 पेन की हो जाएगी लेकिन दुकानदार के पास 10 पेन ही है, तो वो क्या करेगा? इसका प्राइस बढ़ा देगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर डिमांड कम हो जाएगी, यहाँ पे डिमांड कम हो रही है ना रिसेशन के केस में, अगर इन्हीं 10 पेन की डिमांड कम होकर डिमांड रह जाएगी 5 पेन की, तो दुकानदार क्या करेगा? उसका तो बेचने में फायदा है ना, तो दुकानदार इसी पेन की जो कॉस्ट है वो कम कर देगा। 10 रुपए से कम करके कितनी कर देगा? 8 कर देगा, 7 कर देगा या 5 रुपीज कर देगा। तो इनकी जो कॉस्ट है वो दुकानदार कम कर देगा, सो दैट कि पेन जो है वो सेल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? इसकी कॉस्ट कम हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है। तो आने वाले टाइम में भी जो इन्फ्लेशन है वो कम होने के साइन दिखने शुरू हो जाते हैं कि धीरे धीरे अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कम होएगी। अब यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ने लगता है और एम्प्लॉयमेंट रेट गिरने लगता है। अब देखो, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होएगी तो जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी कम होएगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होएगी तो यहाँ पे फिर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जाना शुरू हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रीज क्या करेगी? अब इंडस्ट्रीज को तो अपना बिजनेस चलाना है ना, तो इंडस्ट्रीज बिजनेस चलाने के लिए क्या करेंगी? चीजों के दाम कम कर देगी, प्राइस कट करने शुरू कर देगी। जैसे कि 96 97 की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 96 97 के टाइम पे आया था रिसेशन। ठीक है, अब 96 97 के टाइम पे रिसेशन आया था और उस टाइम पे जो
डोमेस्टिक डिमांड थी वो तो कम हुई ही हुई थी, जो डोमेस्टिक चीज़ों की, इसके साथ साथ जो फॉरेन डिमांड थी ना वो भी कम हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये वाला जो रिसेशन इंडिया में आया था ना, इसकी शुरुआत हुई थी साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस से, जो कि 1990s के मिडिल में आया था। अब देखो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर क्राइसिस आएगा तो उसका इफेक्ट इंडिया पे तो होगा ही होगा। तो 96-97 के टाइम पे इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में क्राइसिस आने की वजह से आया था। अब उस टाइम पे हुआ क्या था, अब उस टाइम पे अब 96-97 में ये क्राइसिस आया था और फिर ये 4-5 साल तक इंडिया में रहा था, रिसेशन का दौर जो इंडिया में चलता रहा था। फिर 2002 1-2 के एंड में जाकर 1-2 के एंड में जाकर ये वाला जो रिसेशन का प्रोसेस था वो खत्म हुआ था 2-3 के बाद। और तब तक के लिए अब देखो, हमारे यहाँ पे इंडिया में 1991 में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1991 में इंडिया ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था और उसके बाद 96-97 के टाइम पे फिर से रिसेशन आ गया। अब यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे तो उसके बाद हमने क्या शुरू करा था, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने यहाँ पे शुरू कर दिए थे 1991 में। अब 1991 में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए थे। तो 96-7 के टाइम पे जब रिसेशन आया तो ये वाला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस था यहाँ पे फिर ये धीमे पड़ गया, क्योंकि रिसेशन तो आ ही गया था इकोनॉमी में, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो गई, फॉरेन डिमांड जो थी वो भी कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस फिर इंडिया में धीरे हो गया। अब ये वाला जो रिसेशन इंडिया में आया था तो इससे हमने बाहर निकलने के लिए क्या रेमेडीज ली थी। सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दिया, कट डाउन करना शुरू कर दिया, सो दैट कि जो कंज्यूमर्स है उसकी इनकम थोड़ी बढ़ जाए। क्योंकि अब देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो इनकम पे टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स, अगर इनकम पे टैक्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स की जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका टैक्स कटना कम हो जाएगा। अब अगर पहले 10% उसका टैक्स कटता था, अगर 5% रह जाएगा तो उसकी सैलरी जो है वो उसको बढ़ी हुई नजर आएगी। तो डायरेक्ट टैक्स कट कर दिए। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हो गए, जैसे कि आज की डेट में जीएसटी है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट ने कट कर दिए, उनका जो रेट था वो कम कर दिया, सो दैट कि जो कंज्यूमर्स है उनके हाथ में पैसा आए। ठीक है, जो चीजें हैं लोगों को सस्ती दिखे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कम होने में जो मार्केट में चीजें हैं जो हम चीजें लेते हैं तो उन पे जो हम टैक्स देते हैं वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज हम ग्रोसरी की दुकान पे गए, वहां पे हमने राशन खरीदा, जो हम राशन खरीदेंगे ना उस पे कहीं ना कहीं टैक्स उसमें छिपा होता है, उसमें बीच में टैक्स भी दुकानदार लगाकर ही हमें वो चीजें आगे बेचता है। तो वो क्या होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम हो जाएगा तो उससे क्या है, जो चीजें हैं वो हमें सस्ती दिखने लगेगी। अब चीजें सस्ती होगी तो डिमांड भी बढ़ सकती है। तो इसी होप में जो गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना शुरू कर दिया। और फिर उस टाइम पे आया था फिफ्थ पे कमीशन 96-97 के टाइम पे। तो फिफ्थ पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसमें क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी उनकी सैलरीज बढ़ गई, उनकी वेजेस बढ़ गई। अब एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेगी, मतलब कि एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो अब कंज्यूमर के हाथ में अगर पैसा आएगा तभी तो वो खर्च करेगा ना, तभी तो चीजें खरीदेगा। इसीलिए 96-7 के टाइम पे जो फिफ्थ पे कमीशन आया था उसमें गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज की सैलरीज और वेजेस बढ़ा दी थी, सो दैट कि लोगों के हाथ में पैसा आए खर्च करने के लिए। और फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स हो गया, इसको भी गवर्नमेंट ने कट डाउन कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, सो दैट कि जो चीजें प्रोड्यूस होकर मार्केट तक पहुंच रही है वो सस्ते दामों पे पहुंचे। क्योंकि अगर पीछे से ही कस्टम ड्यूटी भर भर के लग रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो उससे चीजें महंगी आती है। अब अगर ड्यूटीज कम कर देगी गवर्नमेंट तो उससे चीजें मार्केट तक जो पहुंचेगी वो चीपर हो जाएगी, थोड़ी सस्ती हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने चीप मनी पॉलिसी, जो चीप मनी सप्लाई पॉलिसी है उसको फॉलो करने के लिए बोला। अब एक होती है चीप मनी पॉलिसी, एक होती है डियर मनी पॉलिसी। अब डियर मनी पॉलिसी में क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। चीप मनी पॉलिसी में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो
कम हो जाते हैं। जो रेपो रेट है सरकार उसको कम कर देती है। अब रेपो रेट कम होगा तो जो बैंक्स आगे पैसा घुमाएगी मार्केट में, तो वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घुमाएगी ना। तो इसीलिए अब चीप मनी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्लाई करनी शुरू कर दी, सो दैट कि मार्केट में लोगों को पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। जो बैंकों से पैसा उधार लोग ले रहे हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनको जो पैसा है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। उससे क्या होगा, उससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाएंगे और उसको खर्च करेंगे। तो इससे क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने चीप मनी पॉलिसी अप्लाई करनी शुरू कर दी। फिर टैक्स ब्रेक्स अनाउंसमेंट्स करी, सो दैट कि नई इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया जा सके, नई इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में हो, स्पेशली प्रोडक्टिव एरियाज में। प्रोडक्टिव एरियाज में इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तभी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा ना। तो यहाँ पे टैक्स ब्रेक्स अनाउंस करे गवर्नमेंट ने, सो दैट कि नई नई इन्वेस्टमेंट्स हो स्पेशली प्रोडक्टिव एरियाज में, राइट। अब 96-97 के टाइम पे गवर्नमेंट थी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट। तो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट ने ये सारे मेजर्स लिए जो हमने अभी अभी देखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 98-99 के टाइम पे गवर्नमेंट बदल के एनडीए की गवर्नमेंट आ गई। लेकिन जो एनडीए की गवर्नमेंट आई थी उसने भी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सेम मेजर्स को फॉलो करा, सो दैट कि जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की सिचुएशन से थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू करे, राइट। तो अब उस टाइम पे बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उनका क्या मानना था उस टाइम पे, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे अब जो इन्फ्लेशन रेट होएगा ना इंडिया का, वो 0% पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो इन्फ्लेशन रेट था वो 0.5% से ही बढ़ना शुरू हो गया था, बिल्कुल जीरो पे। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट नहीं आया था। अब बात करते हैं रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने रिसेशन की एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है। क्या दी है कि एनी इकोनॉमी सीइंग फॉल इन इट्स जीडीपी फॉर 2 consecutive quarters इज सेड टू बी हिट विद टेक्निकल रिसेशन। अब कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, जहां पे जीडीपी जो है वो लगातार 2 क्वार्टर्स तक अगर फॉल कर रही है तो इट मींस उस इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, ठीक है। तो ग्लोबल रिसेशन डिक्लेयर करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गई, इन्होंने क्या कंडीशंस रखी है कि ग्लोबल रिसेशन कब आएगा। तो ग्लोबल रिसेशन को इन्होंने रिलेट करा है एम्प्लॉयमेंट के साथ एंड डिमांड ऑफ ऑयल के साथ। अगर ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है, ऑयल की डिमांड जो है, जो ऑयल है, ऑयल के जो रेट है वो महंगे हो रहे हैं, ऑयल की डिमांड कम हो रही है, तो इट मींस ग्लोबली रिसेशन आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे ही रिसेशन आ रहा है। तो इसको इन्होंने कैसे डिफाइन करा है, इसको इन्होंने डिफाइन करा है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% से नीचे जाता है तो इट मींस के टेक्निकली ग्लोबल रिसेशन आ गया है। अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट, ठीक है, हम ग्लोबल बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे, तो अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.5% से नीचे जा रहा है तो इट मींस टेक्निकल ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ग्रोथ रिसेशन पे। अब ग्रोथ रिसेशन क्या होता है? ग्रोथ रिसेशन होता है जब ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ हो रही है ना वो बहुत ही स्लो रेट पे हो रही है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और उसके बीच में जो नौकरियां हैं वो क्रिएट तो कम हो रही है लेकिन लोगों की नौकरियां ज्यादा रही है। मोर जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट देन आर बीइंग एडेड। लोगों की नौकरियां ज्यादा रही है, क्रिएट कम हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो ग्रो भी कर रही है लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे ग्रो कर रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन, ठीक है। अब 2002-03 के टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पे ही ये बात बोल दी थी, प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो यूएस है ना, यूएस की इकोनॉमी है वहां पे ग्रोथ रिसेशन हो रही है, लेकिन उस बात का उस टाइम पे उन लोगों ने यकीन नहीं माना। अब उन्होंने क्या बोला, जो इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला कि अगर हम पिछले 25 साल का डाटा उठाकर देखें, उनके साथ कंपेयर करें, तो जो यूएस इकोनॉमी है ना वो ग्रोथ रिसेशन की तरफ जा रही है। लेकिन उस टाइम पे जो यूएस इकोनॉमी थी उसकी रियल जीडीपी तो बढ़ रही थी। अब उन्होंने बोला हमारी रियल जीडीपी तो बढ़ रही है, हम ग्रोथ रिसेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे यूएस में जो जॉब्स थी वो नई जॉब्स कम क्रिएट हो रही थी, लेकिन लोगों की नौकरियां ज्यादा रही थी उस टाइम पे। जॉब ग्रोथ वाज ईदर नॉन एग्जिस्टेंस और वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड एट अ फास्टर रेट देन न्यू जॉब्स वर बीइंग
क्रिएटेड। अब लोगों की नौकरियां ज़्यादा जल्दी रही थी, लेकिन नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी, नौकरियां मिल कम रही थी उस टाइम पे लोगों को। तो इसीलिए उस टाइम पे, अब देखो यहाँ पे 2002-3 की बात है, उसी टाइम पे ये बात बोल दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इस बात के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं। लेकिन बाद में 2008 में यूएस में आ गए फाइनेंशियल क्राइसिस। यूएस के साथ साथ यूरो अमेरिका में जो थे फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम पे देखने को मिले थे, राइट। अब यूएसए एंड यूरोजोन, ये क्या है? अब यूएसए में एक तो क्राइसिस आए थे, एक यूरोजोन क्राइसिस भी आए थे। ये क्या है? ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ रिसेशन की, ठीक है। और इसी के बीच में आती है एक टर्म डबल डिप रिसेशन। अब रिसेशन क्या थी? रिसेशन की हमने टेक्निकल डेफिनेशन देखी थी। रिसेशन की डेफिनेशन क्या थी कि 2 consecutive quarters of falling जीडीपी। जब 2 लगातार क्वार्टर्स तक जो जीडीपी है, जब 2 लगातार क्वार्टर्स तक जीडीपी फॉल कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। लगातार 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी कम होती जा रही है, फॉल कर रही है, तो वो क्या हो गया? वो आ जाती है रिसेशन की सिचुएशन, ठीक है। अब यहीं पे आता है डबल डिप रिसेशन। अब होता क्या है? 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी क्या है? फॉल कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा? जीडीपी अप चलेगी, थोड़ा सा जीडीपी की ग्रोथ हुई, लेकिन उसके साथ ही फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में जीडीपी फिर से फॉल करगी, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक फिर से फॉल कर रही है। तो ये जो सिचुएशन आएगी इसको बोलेंगे डबल डिप रिसेशन। 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी फॉल करी, फिर एक क्वार्टर के लिए जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से जीडीपी फॉल करगी, फिर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में फिर से जीडीपी फॉल करगी। तो वो क्या है? डबल डिप रिसेशन। मतलब पहले रिसेशन आया, थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन फिर रिसेशन आ गया। लेकिन अब होता क्या है? इसके बाद फिर से यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवरी की तरफ जाएगी, लेकिन साथ ही फिर से रिसेशन में आ जाएगी लगातार 2 क्वार्टर्स तक। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रिपल डिप रिसेशन। मतलब थोड़ा सा इकोनॉमी यहाँ पे बीच में उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से डाउन चली जाती है। यहाँ से फिर से थोड़ा सा उठने की कोशिश करी, फिर से डाउन चलेगी। तो ये क्या है? ट्रिपल डिप रिसेशन। मतलब कि 3 बार जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है। तो ये क्या हो गया? ट्रिपल डिप रिसेशन, ठीक है। रिसेशन, डबल डिप रिसेशन, ट्रिपल डिप रिसेशन, राइट। अब हम ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? जो हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा है, तो बिजनेस साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि जो बिजनेस साइकिल है इसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती है। फ्लक्चुएशंस क्या? हमने देखा कभी बूम की सिचुएशन आ जाती है और कभी बिल्कुल ही रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। अब थोड़ी सी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, उसके साथ फिर से बूम आ जाता है, ठीक है। बूम और डिप्रेशन के बीच में क्या आ जाता है? रिसेशन होता है, रिकवरी होता है, स्टैग्नेशन हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग ये जो फेजेस जो बूम और डिप्रेशन के बीच में आते रहते हैं। लेकिन जो बिजनेस साइकिल है ना, तो ये इसी तरह फ्लक्चुएट करता रहता है बूम एंड डिप्रेशन के बीच में, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल से कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। बिजनेस साइकिल सेम लेवल पे नहीं रहता। क्यों फ्लक्चुएशंस बिजनेस साइकिल में क्यों आती है? इसके बहुत सारे रीजंस है। क्या है? सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमी में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है। कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उससे ग्रोथ नहीं होती। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इकोनॉमी में होती है कि शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी ग्रोथ नहीं होती। उल्टा लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब कई बार गवर्नमेंट के कुछ ऐसे क्रिएटिव कुछ आइडियाज होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं देती, तो उससे क्या होता है? उससे भी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है, जब इकोनॉमी में इनोवेटिव आइडियाज नहीं होते। तो इसके अलावा गवर्नमेंट की एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे जो गवर्नमेंट करती है, इलेक्शन के टाइम पे एकदम से जो है चीजों के रेट गिरा देती है, फिर जैसे इलेक्शन खत्म होती है एकदम से महंगाई बढ़ जाती है। तो उससे क्या है? उससे भी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती है। अनफॉर्सीन डिजास्टर्स हो गए, एकदम से कहीं पे फ्लड्स आ गए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वॉल्केनोज इरप्ट हो गए, सुनामी आ गई। तो उससे क्या है? उससे भी इकोनॉमीज में फ्लक्चुएशंस आती रहती है। जो बिजनेस साइकिल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।